नमस्कार दोस्तों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज की शास्त्र की हम लोग परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास और जो भी रामचंद्र शुक्ल के बारे में महत्वपूर्ण कथन और उन्होंने क्या किस कवि के लिए कहा है, सारे कथन को हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा पर। आज की शास्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। कथन है कि गियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? बड़ा समृद्ध संग्रह क्या है? क्या कहा है? बड़ा समृद्ध संग्रह कहा है। दूसरा पॉइंट है कि शिव सिंह सरोज की पुस्तक कौन सी है? इश्तवार दाव ला लिटरेचर एंदोई। ये हिंदुस्तानी रचना को क्या कहा है इन्होंने इस रचना को कहा है व्रत संग्रह। क्या कहा है? व्रत संग्रह। तीसरा पॉइंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा है। क्या कहा है? बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह। और वो प्रखंड कवि व्रत संग्रह भी कहा है। मिश्र बंधु को परिश्रमी संकलनकर्ता भी कहा है। क्या कहा है? मिश्र बंधु को परिश्रमी संकलनकर्ता। इन्होंने क्रोचे का जो अभिव्यंजनात्मक एवं कुंतक के वक्रोक्तिवाद का तुलनात्मक विवेचन करके अभिव्यंजनात्मक को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान भी कहा है। क्या कहा है? विलायती उत्थान भी कहा है। और इन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा है? सदुकड़ी भाषा। क्या कहा है? सदुकड़ी भाषा। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा हैं उनके लिए इन्होंने क्या कहा है कि साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। क्या है? साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है वही साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद है। नेक्स्ट क्या है कि आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में प्रेम पीर को महत्वपूर्ण स्थान माना है। क्या माना है? प्रेम पद्धति को प्रेम पीर की महत्वपूर्ण माना है। तुलसी को इन्होंने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। क्या है कि सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है। किसको? तुलसी को। तुलसीदास जी को किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। सूरदास को जीवनो उत्सव का भी कहा है। क्या कहा है? जीवनो उत्सव का भी कहा है। इनके भ्रमर गीत में इन्होंने ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। किस काव्य की संज्ञा दी है? ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। आगे क्या कहा है कि शुक्ल रस पंचाध्यायी रचना पर नंद दास को जड़िया कवि की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है? जड़िया कवि की उपाधि दी है। शुक्ल पद्मावती में रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम ना कहकर रूप लोभ की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? किसकी संज्ञा दी इन्होंने? रूप लोभ की। और इन्होंने सूरदास किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो या पूर्ण विकास सा प्रतीत होता हो, इन्होंने ये सूरदास के लिए कहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि सूरदास की भक्ति को इन्होंने क्या कहा है? सूरदास की भक्ति को इन्होंने मेरुदंड पुष्टमार्गी कहा है। क्या कहा है? मेरुदंड पुष्टमार्गी कहा है। सूर्य वात्सल्य और वात्सल ही सूर्य है। रामचंद्र शुक्ल जी ने सूर्य के बारे में क्या कहा है कि सूर्य ही वात्सल्य और वात्सल ही सूर्य है। इन्होंने ये बात सूरदास जी के लिए कही है। आगे क्या कहा है कि आचार्य शुक्ल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को क्या कहा है? शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा है। क्या कहा है? शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। घनानंद को लक्षणिक एवं मूर्तिमत्ता कहा है। लक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का कवि कहा है। क्या कहा है? प्रयोग वैचित्र का कवि कहा है। साक्षात रस मूर्ति का कवि भी कहा है। क्या कहा है? साक्षात रस मूर्ति का कवि भी कहा है। किसको कहा है? घनानंद जी को कहा है।
आगे देखते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वह आचार्य कोटि में नहीं आए। ये कवि ही हैं। ये क्या है? कवि ही हैं, पर वो कोटि में नहीं आए हैं। आगे क्या कहा है कि भाषा के लक्ष्य में व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख घनानंद को ही थी। इन्होंने कहा है घनानंद जी के बारे में कि इसकी जो परख थी वो सिर्फ घनानंद जी को ही थी, बाकी किसी को नहीं थी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। बिहारी के बारे में इन्होंने क्या कहा है? कहा है कि बिहारी के इनके दोहे जो हैं वो क्या हैं कि रस के छोटे छोटे छींटे हैं। क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। शुक्ल ने भूषण की भाषा को क्या कहा है? आलोचना की भाषा कहा है। क्या कहा है? शुक्ल जी ने भूषण की भाषा को आलोचना की भाषा कहा है। बोधा को इन्होंने क्या कहा है? बोधा को रसनो मत कहा है, कवि कहा है। क्या कहा है? रसनो मत कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। क्या कहा है? सामंजस्यवादी कवि कहा है। श्रीधर पाठक को स्वच्छतावाद का प्रवर्तक माना है। क्या माना है? स्वच्छतावाद का प्रवर्तक माना है। सदा सुखलाल नियाज को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है। क्या माना है? सदा सुखलाल को नियाज को हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य शुक्ल को इन्होंने क्या माना है? छायावाद को मधुचर्या कहा है। मधुचर्या कहा है। किसको कहा है? छायावाद को। किसने? शुक्ल जी ने। आगे चलते हैं, आगे आचार्य शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा है? अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है। क्या माना है? विलायती संस्करण माना है। पंत को छायावाद का प्रतिनिधित्व का प्रथम कवि माना है। किसको माना है? सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रथम कवि माना है। और हिंदी प्रबंध काव्य की विस्तृत वन स्थली व मुक्तक का एक चुना हुआ गुलदस्ता है। क्या कहा है? प्रबंध काव्य को इन्होंने कहा है कि मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है कि रीतकालीन कवियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हैं। इनकी भाषा ललित और सनुप्रास होती थी। चित्रामणि त्रिपाठक के लिए इन्होंने कहा है कि इनकी जो चित्रामणि त्रिपाठी थे, इनके बारे में इन्होंने कहा है कि इनकी भाषा जो थी सनुप्रास होती थी। किस प्रकार की थी? सनुप्रास भाषा थी। भाषा चलती होने पर अनुप्रास प्रयुक्त होने वाली बोली थी। क्या थी? अनुप्रास प्रयुक्त होने वाली बोली थी। ये जो कथन था ये किसके लिए कहा था? बेनी जी के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? बेनी जी के लिए कहा था। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या है कि इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा और कवि के रूप में नहीं। यह बात इन्होंने किसके लिए कही? महाराजा जसवंत जी के लिए कही। भाषा भूषण ग्रंथ में इनका जो काव्य है महाराज जसवंत का, वो भाषा भूषण ग्रंथ है। तो महाराज जसवंत जी के लिए इन्होंने ये बात कही। उसके आगे क्या है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये बात किसके लिए कही? ये बात बिहारी जी के सतसई के लिए कही। किस लिए कही? सतसई में जो है एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान माना जाता है। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने सतसई के लिए कही है। आगे देखते हैं कि बिहारी के लिए और क्या क्या है कि इसमें जो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं उसके हृदय कालिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती थी। इन्होंने कहा है कि जो इसमें जो रस है सतसई में वो इस तरह से मनोभावक और मनोहर है कि उसे पढ़ते ही या सुनते ही हृदय की थोड़ी देर में लिए हृदय खिल उठता है। और इन्होंने क्या कहा है बिहारी जी के लिए कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत बनावली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये भी बिहारी के लिए इन्होंने कहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार की शक्ति के साथ भाषा की समाहार की शक्ति जितनी अधिक होगी
उतनी ही अब वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये बात भी बिहारी जी के लिए इन्होंने कही है कि जो कभी कल्पना या कोई भी चीज़ लिखने में सक्षम होगा और इस तरह से काल्पनिक वस्तु को बना सकेगा, वही मुक्तक की रचना में सफल होगा। और इन्होंने क्या कहा है कि बिहारी की भाषा जो थी वो चलती होने पर भी साहित्यिक थी। क्या थी? चलती होने पर भी साहित्यिक थी। और इन्होंने कहा बिहारी के लिए कि कविता उनकी श्रृंगारी पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। कविता उनकी जो थी वो श्रृंगारी थी। मंडन जी के लिए इन्होंने क्या कहा कि इनकी जो भाषा है वो स्वाभाविक और चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। ये बात इन्होंने मंडन जी के लिए कही थी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इन्होंने मतीराम के लिए क्या कहा है कि इनका सच्चा कवि हृदय था। क्या है कि इनका जो सच्चा कवि था, जिसको ये मानते थे, वो क्या है कि ये इनका हृदय था। आगे क्या कहा है मतीराम के लिए कि रीतकाल के प्रतिनिधित्व कवियों में पद्माकर के छोड़ और किसी के कवि में मतीराम सी चलती भाषा सरल व्यंजना नहीं मिलती है। ये भी बात कही है इन्होंने मतीराम जी के लिए कि इनकी जो भाषा थी वो सरल व्यंजन प्रयुक्त थी। आगे क्या कहा है कि भूषण के लिए इन्होंने कहा है कि उनके प्रति भक्ति सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय थी जब आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। ये बात किसके लिए कही? ये भूषण जी के लिए कही। भूषण के वीर रस में उदार सारी जनता हृदय की संपत्ति हुई। ये भी इन्होंने बात भूषण जी के लिए कही। आगे क्या कहा है भूषण जी के लिए कि इनकी जो रचना थी वो जनता के हृदय में स्वीकार करेगा। उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रही जब तक स्वीकृत बनी रही, जब तक जनता ने स्वीकार किया इनकी कवि की रचना को, तब तक ये स्वीकृत में बनी रही। आगे देखते हैं। आगे है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन को कई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कहा जा सकता है। कि जो कई कवियों ने बात जो कही है शिवाजी और छत्रसाल के बारे में, वो झूठी खुशामद नहीं कह सकते उसको है। और इन्होंने भूषण जी के लिए क्या कहा है? भूषण जी के कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधित्व कवि थे। क्या थे? कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधित्व कवि थे। ये भूषण के लिए इन्होंने कहा है। आगे इन्होंने क्या कहा है? आगे इन्होंने सुखदेव जी के लिए क्या कहा है कि छंद शास्त्र पर इनका साविसाद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। जो छंद शास्त्र था उस विषय पर किसी ने कोई भी निरूपण किसी कवि ने नहीं किया है। ये सिर्फ किसने किया है? सुखदेव मिश्र ने किया है। किसने किया है? सुखदेव मिश्र ने। ये बात किसने कही है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। देव के लिए कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। ये देव के रूप में इन्होंने बात कही है। आगे क्या कहा है देव के लिए कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक श्रवण में उनकी रुचि विशेष प्रायः प्रबंधक हुई। ये बात भी इन्होंने देव जी के लिए प्रयुक्त की। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है कि रीतकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। ये बात भी देव जी के लिए इन्होंने कही थी। और कहा कि श्रीपति ने काव्य के सब अंगों को निरूपण विशद रीति से किया था। इनकी रचना कलहा पक्ष संत भाव पक्ष रंजनी करनी थी। ये बात किसके लिए? ये भिखारी दास जी के लिए इन्होंने कही थी। और इन्होंने पद्माकर के लिए क्या कहा कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। जी इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ये बात इन्होंने किसके लिए कही है? पद्माकर जी के लिए कही है। आगे इन्होंने क्या कहा है? ग्वालों के लिए क्या कहा है कि रीतकाल
कि सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस श्रेष्ठ ऋतु सुझाई पड़ी थी, कि जो यमुना की इतनी गहरी गहरी लहरें आती थी उसमें भी इनको रस मिलते थे। ये ग्वाल कवि के लिए इन्होंने ये बात कही है। आगे देखते हैं कि ऋतु, षष्ठ ऋतु, ग्वालों के लिए इन्होंने क्या कहा है कि षष्ठ ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया, वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग पर किया। किस पर किया? वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग पर किया। और इन्होंने क्या कहा कि ग्वाल कवि जो थे देशांतन अच्छा किया था, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान भी था। उन्होंने सारी बोलियां जो थीं उनके बारे में लिखा और उन्हें काफ़ी ज्ञान भी था, तभी वो इस बारे में लिख पाए। आगे देखते हैं कि अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वरिष्ठ की ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिकृत रूप में दिखाई पड़ता है। किस रूप में? परिकृत रूप में। आगे इन्होंने क्या कहा है कि भाषा जो है वो योग वरिष्ठ की परिमार्जित गद्य की पुस्तक है और राम प्रसाद निरंजन की प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं? राम प्रसाद जी को। आगे इन्होंने ईसा अल्लाह के खां के बारे में क्या कहा है? उनके बारे में कहा है कि जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को, जो संस्कृत मिली हुई भाषा को उन्होंने कहा है हिंदी को भाखा कहा है। क्या कहा है? भाखा। आगे देखते हैं कि ईसा अल्लाह खां के बारे में इन्होंने क्या कहा है। आगे कहा है कि अयोध्या सिंह के बारे में कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ है? सूर्य, तुलसी बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं है। ये बात इन्होंने किसके बारे में कही है? अयोध्या प्रसाद जी के बारे में कही है। अयोध्या प्रसाद जी के बारे में कही है। और क्या कहा है इनके बारे में कि आरंभिक काल के चारों लेखों में ईसा की जो भाषा थी वो सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती फिरती भाषा थी। क्या थी? ईसा अल्लाह की जो भाषा थी जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में प्रयुक्त की वो क्या थी? चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार भाषा थी। इनका असली हिंदी का नमूना देखकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। जो असली हिंदी का नमूना लेकर आए थे वो कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह ही हिंदी को आगे बढ़ाया और उन्होंने हिंदी को बढ़ाने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं भारतेंदु जी के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि इससे भी बड़ा काम इन्होंने यह किया है कि साहित्य को ही नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के सहचर्य में ले आए। किसके लिए ले आए? शिक्षित जनता के लिए। ये बात किसने कही? शुक्ल जी ने। किसके बारे में? भारतेंदु जी के बारे में। और इन्होंने क्या कहा कि प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? अधिक निर्वाह दिखाई पड़ता है। वह पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। किससे? भाषा से है। आगे चलते हैं। आगे है कि विलक्षण की बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। किससे हुआ है? नाटकों से हुआ है। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास गुरु परीक्षा निकाला था। क्या था? पहला नाटक जो था वो था श्रीनिवास का गुरु परीक्षा था। क्या था? गुरु परीक्षा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंदी हिंदी कहा जाता है। ये बात किसने कही? रामचंद्र शुक्ल जी ने कही। उसके आगे क्या है कि शुक्ल ने भारतेंदु के नाटक सत्य हरिश्चंद्र की बांग्ला से अनुवादित नाटक माना है। जो बांग्ला की भाषा थी उससे अनुवादित इसको माना है। और इन्होंने क्या कहा है कि वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल कवि थे। ये बात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कही है इन्होंने। आगे चलते हैं। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए क्या कहा? इन्होंने कहा कि वो अपनी सर्वोत्तम मुखी प्रतिभा
के बल से एक और तो वो पद्माकर बनकर द्विजदेव के परंपरा में दिखाई पड़ते थे और दूसरी ओर बंग देश के माइकल हेमचंद्र की श्रेणी में भी दिखाई पड़ते थे। ये बात किसके लिए कही? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे के बाद में कही। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और क्या कहा कि प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। क्या है? कि प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। क्या है? भारतेंदु कला का विशेष माधुर्य है। आगे इन्होंने कहा है कि श्रीपति बिहारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रीपति पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? कि आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा और किसी वर्ग में हिंदी के लेखकों में नहीं देखा गया। क्या? कि आलस्य का जो जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा हिंदी के लेखकों में नहीं देखा गया। आगे इन्होंने कहा कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की अवधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकी खत्री थे। कौन थे? देवकी खत्री। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कि ये वास्तव में घटना प्रधान कथनात्मक या किस्से हैं जिसमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रत्यय नहीं है। इससे ये साहित्य कोट में नहीं आते हैं। ये बात देवकी नंदन के उपन्यासकारों के लिए कही है। और क्या कहा इनके के लिए? कि उन्होंने हिंदी साहित्य का क्या कहा है? कि हिंदी साहित्य का हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इस प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती थी। किस प्रकार की हल्की रचनाओं में? जो हिंदुस्तानी लिखी उस प्रकार की जो हल्की रचनाएं थी उसमें काम दे सकती थी। और इन्होंने क्या किया कि उपन्यासों का ढेर लगाकर देने वाले लोगों दूसरे मौलिक उपन्यासकों पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जिनकी रचनाएं साहित्य कोट में आती थी। किस कोट में आती थी? साहित्य कोट में। किसकी रचनाएं? किशोरीलाल गोस्वामी की। साहित्य की दृष्टि से इन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किशोरीलाल जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किशोरीलाल जी को कहा जाता है। यदि इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यह पहली मौलिक कहानी है। क्या है? कि हिंदी की यह पहली मौलिक कहानी है। कौन सी? इंदुमती। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। क्या आता है? कि फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। फिर इन्होंने क्या कहा है कि हिंदी गद्य में जो कवि और लेखों की कसौटी है वो तो निबंध की कसौटी है। किसकी कसौटी कहा है? कि निबंध की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास जो है निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। किसमें? भाषा जो पूर्ण रूप से शक्तिशाली होती है और इस तरह से कठोरता होती है, आपस में जुड़ने का जो महत्व होता है वो किसमें होता है? निबंध में सबसे अधिक संभव होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा कहानी के अद्वितीय कहानी माना है। उसने कहा कहानी ये किसकी है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की है। तो इस कहानी को इन्होंने क्या माना है? अद्वितीय कहानी माना है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुचारू की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुट था। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती थी। इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा था। केवल झांक ही रहा था, निर्जलता के साथ पुकार भी रहा था और पीड़ा से करहा भी नहीं रहा था। तो ये था उसने कहा कविता की कुछ पंक्तियां जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कही हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इनकी घटनाएं ही बोल रही हैं। किसके बारे में कहा है? कि उसकी कहानी चंद्रदत्त शर्मा की कहानी के बारे में, कि इनकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। ये बात किसके लिए कही है? उसने कहा कहानी के लिए कही है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। इन्होंने आगे क्या कहा है कि आज शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखकों को बातों का संग्रह कहा है। क्या कहा है?
बातों का संग्रह कहा है। किसको कहा है? द्विवेदी जी के लेखों को। आगे देखते हैं कि द्विवेदी जी के जो लेखक हैं उनको पढ़ने में ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों से लिख रहा है, कि लेखक जो है वो इस तरह से लिख रहा है जैसे बहुत मोटी अकल हो, उसको कुछ समझ में ही ना आ रहा हो। आगे देखते हैं कि पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटला समझाइए। क्या कहा है? कि एक अटला समझाइए। आगे कहा है इन्होंने जगन्नाथ जी के लिए क्या कहा है? कि इनके अधिकांश लेखक भाषण मात्र हैं। जो क्या है? भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं है, कि इनको भाषण के तौर पर या वक्ता के तौर पर हम लोग ले सकते हैं। कोई स्थायी विषय पर लिखित नाटक या निबंध नहीं है। किसके? जगन्नाथ प्रसाद जी के। आगे इन्होंने कहा है कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली को विशेषता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं थी। जो बेधड़क लिखने का है, जो लिखने का नज़रिया है और जो भावना है, वो सिर्फ कहा जाता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, कि वो सिर्फ गुलेरी जी में थी, बाकी किसी अन्य में नहीं थी। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसकी जो समालोचना के दो वर्ग होते हैं। कौन कौन से दो वर्ग हैं? निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक। कौन कौन से? निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक। इनकी जो पुस्तकें थीं, एक मोहल्ले में फैली बातों दूसरे मोहल्ले को कुछ परिचित कराने के प्रत्यय के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकें थीं। क्या थी? इनकी इस प्रकार की ये पुस्तकें थीं। इन्होंने आगे क्या कहा है कि यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नहीं निकली पुस्तकों की भाषा आदि को खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा उपकार किया। द्विवेदी जी ने ना उठ खड़े होते तो जैसी अवस्था व्याकरण विशुद्ध और रूट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उनकी परंपरा जल्दी ना रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए, जिसमें भाषा की समझ और योग्यता भी उन्होंने अपना सुधार कर लिया। अगर द्विवेदी जी के जो बड़े बड़े कवि थे वो ऊट पटांग भाषा का और चारों इर्द गिर्द भाषा का विकास कर रहे थे, उस प्रकार भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जब द्विवेदी जी ने आलोचना की तो उन्होंने अपना सुधार किया और भाषा की समझ में भी योग्यता की। आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदी काल के भीतर चुना, प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर चुना। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन उपयुक्त है, श्रेष्ठ है। आगे देखते हैं कि प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत की पुस्तक थी कि ठिकाने की मिली, या सुमित्रानंदन पंत जो छायावादी के कवि थे, उनकी जो पुस्तक थी वो छायावाद की आलोचना के संबंध में पुस्तक थी। आगे क्या है कि काव्य अधिकतर भावात्मक और वर्णनात्मक होते हैं। ये बात किसके लिए कही? ये बात अयोध्या सिंह उपाध्याय के लिए कही कि इन्हों की जो भी पुस्तकें थीं उसमें भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक रूप से इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया और अपनी कविताएं और नाटक उपन्यासकार जो भी लिखे उस तरह से इन्होंने वर्णन किया। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि थे। किस प्रकार के कवि थे? सामंजस्यवादी कवि थे। इन्होंने प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मंद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। इस प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्होंने प्राप्त किया और प्राचीन में ही या प्रति पूज्य भाव और नवीन के ही प्रति उत्साह इनमें दोनों में रही। क्या रही? उत्साह इनमें दोनों में रही। आगे देखते हैं हम लोग कि इनका जो प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था वो वस्तु के विधान की ओर नहीं था। क्या था? वस्तु के विधान की ओर नहीं था। अर्थभूमि या वस्तु भूमि का तो था, उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, लेकिन छायावाद के लिए था ये। इन्होंने फिर कहा कि हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषता श्री
मैथिली शरण गुप्त को ही, मुकुटधर पांडे को ही समझना चाहिए। ये छायावादी के कवि हैं। इन्हीं को हिंदी की कविताओं को किस तरह से नई धारा में हम लोग प्रकट कर सकते हैं और इनको आगे ले जा सकते हैं, ये बात इन्होंने आचार्य शुक्ल जी ने किसके बारे में कही है? छायावाद के लिए कही है। और कहा है कि असीम और अज्ञात प्रीतम की प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमादारों तक ही काव्य की गतिविधियां प्रायः बंध गईं। छायावाद को शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में प्रतीकवाद का अर्थ में होने लगा। इसके बाद में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा कि छायावाद को चित्र भाषा और अभिव्यंजन पद्धति भी कहा गया। क्या कहा गया? छायावाद को चित्र भाषा और अभिव्यंजन पद्धति भी कहा गया। आगे चलते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। किसमें समझना चाहिए? दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम का अवलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली और पद्धति विशेषक के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। आगे देखते हैं कि पंत और प्रसाद निराला इत्यादि ये कवि प्रतीक पद्धति और चित्रात्मक भाषा शैली से ये छायावादी कवि कहलाए। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। फिर इन्होंने कहा है कि अन्योक्ति पद्धति का विलंब छायावाद एक विशेष लक्षण है। क्या है? छायावाद एक विशेष लक्षण है। फिर इन्होंने कहा है कि छायावाद का जो भी चलन है द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मक प्रतिक्रिया से शुरू हुआ है। किस रूप से हुआ है? इतिवृत्तात्मक जो प्रतिक्रिया थी उस रूप में हुआ है। और इन्होंने कहा है कि लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रचुर विकास भाषा की काव्य शैली के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? काव्य शैली के रूप में हुआ। आगे देखते हैं कि छायावाद की जो प्रवृत्ति थी वो अधिकतर प्रेम गीतात्मक थी। किस प्रकार की थी? प्रेम गीतात्मक थी। आचार्य शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद की कृति आंसुओं की श्रृंगारी विप्लव कहा है। क्या कहा है? श्रृंगारी विप्लव कहा है। इन्होंने कहा है कि ज्ञान श्रेयी शाखा और प्रेम श्रेयी शाखा नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। किसकी देन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। इन्होंने कहा कि यद्यपि वह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्रहणीय है और कवि की भावुकता का परिचय भी देती है। क्या बात? सुदामा चरित के बारे में इन्होंने कही है। फिर इन्होंने सूरदास जी के लिए क्या कहा है कि वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन या सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन्होंने कहा है कि जो वात्सल्य के क्षेत्र में सूरदास जी ने कोना कोना झांक आए थे और उस प्रकार से इन्होंने वात्सल्य की रचना की और उन्होंने अपना योगदान दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा। ये छत्रसाल और शिवजी का वीरतापूर्ण रचनाओं के कारण हुआ। किस कारण हुआ? शिवाजी की वीरताओं और रचनाओं के कारण हुआ। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात क्या कहा? रसमूर्ति कहा। क्या कहा? रसमूर्ति कहा। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक और जवादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये बात इन्होंने किसके लिए कही? घनानंद जी के लिए कही। इन्होंने कहा कि भाषा का जो लक्षक है, व्यंजक है, वो सीमा कहाँ तक है इसकी परख सिर्फ किसको थी? सिर्फ घनानंद जी को थी, बाकी किसी भी कवियों को नहीं थी। इन्होंने कहा कि रीतकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभाशाली कवि संपन्न थे। ये बात इन्होंने देव जी के लिए कही। आगे देखते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि हैं। क्या है? बोधा एक रसिक कवि हैं। हिंदी रीत गद्य के अखंड परंपरा रीत का काल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि मानते थे। कौन मानते थे? आचार्य शुक्ल चिंतामणि मानते थे। केशव को कठिन काव्य का प्रेत और शुक्ल ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है।
किस कारण कहा है? उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। किसको माना है? चिंतामणि जी को माना है। रीतकाल में उन्होंने नामकरण जो आचार्य शुक्ल ने दिया उनको मध्यकाल के दूसरे भाग में भी रीतकाल कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और कृष्ण बल्लभ घटना का भी भट्ट का एडिशन और स्टील से तुलना की। किससे की? एडिशन और स्टील से भी इनकी तुलना की। आलोचना का आगे देखते हैं कि इन्होंने कहा कि आलोचना का कार्य किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह या परीक्षा करके उसके रूप और गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। ये शुक्ल जी ने ये बात आलोचना के बारे में कही है कि तभी हम जाके कुछ भी लिखने से पहले, निबंध या उपन्यास कार्य लिखने से पहले हम उसके गुण, रूप और अर्थव्यवस्था का अगर हम निर्धारण कर लेते हैं तो हम अच्छे से अच्छे चीज़ भी लिख सकते हैं। इन्होंने कहा कि भाषा, साहित्य और समाज की एक साथ रखकर मूल्यांकन करने वाले आलोचक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और रामविलास शर्मा ने, ये दोनों लोगों ने ये बात कही है। इन्होंने कहा कि चिंतामणि रसमीमांसा शुक्ल के सिद्धांतिक आलोचना है, ग्रंथ हैं। इन्होंने कहा कि कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनात्मक व्यवस्था है, रसात्मक है, बोध के विविध रूप हैं, काव्य में प्रकृति संदृश्य है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तुलसी का भक्ति मार्ग है, मानस की धर्म भूमि है, काव्य में रहस्यवाद है और आदि शुक्ल के अनमोल रतन भी माने जाते हैं। तो ये थी आज के शस्त्र की परिचर्चा। आज के शस्त्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।